विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 जो है ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मोंटेस्क्यू और भारत में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। इसलिए इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक तथाकथित प्रयास था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव लॉर्ड मोंटेग्यू ने घोषणा की, जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया था। तत्कालीन समय में सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि अनेक ऐसे कारण थे जिनसे यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अब एक एक करके हम भारतीय शासन अधिनियम 1919 जो है इसके प्रमुख लक्षण या विशेषताओं के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली जो विशेषता है भारतीय शासन अधिनियम 1919 की, वो ये है कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। 1919 का जो अधिनियम है इसका सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो ये है कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतीय जो विषय थे या जो प्रांतीय शासन व्यवस्था थी उसको दो भागों में बांटा गया, दो भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो थे वो पहले की तरह ही गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे और इन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं होता था। लेकिन हस्तांतरित जो विषय थे वो लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे और प्रति ही उत्तरदायी होते थे। प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट देने की इस व्यवस्था को ही द्वैध शासन का नाम दिया गया। यानी जो द्वैध शासन है वो इसी का नाम है, यानी प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटना, दो भागों में विभाजित करना, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इसी को द्वैध शासन प्रणाली के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। यानी जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या है उसमें वृद्धि की गई, उसको बढ़ाया गया। अधिनियम के द्वारा यद्यपि जो आरक्षित या जो रक्षित क्षेत्र का प्रशासन है वो गवर्नर के अधीन रखा गया, लेकिन प्रांतों की जो कार्यकारिणी परिषदों में भारतीय जो सदस्यों की संख्या थी वो पहले से बढ़ा दी गई। मद्रास, बम्बई, बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था की गई। शेष 6 प्रांतों में जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होने थे उसमें एक भारतीय सदस्य को रखा गया। इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई। आरक्षित विषय यद्यपि पहले की तरह गवर्नर के अधीन रखे गए, लेकिन फिर भी प्रांतों की जो कार्यकारिणी परिषद थी उनमें भारतीयों की संख्या है उसमें वृद्धि की गई। जहां मद्रास, बम्बई और बंगाल में सदस्यों की संख्या 4 थी वहां 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था की गई, और जहां शेष 6 प्रांतों में कार्यकारिणी परिषद को के लिए जहां संख्या 2 थी वहां 1 भारतीय को इसमें रखा गया। तो कुल मिलाकर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या है उसमें वृद्धि की गई। विधान परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। इनकी संख्या में वृद्धि करते हुए बड़े प्रांतों की परिषदों में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई।
इन सदस्यों में से कम 80% सदस्य निर्वाचित होते थे और सरकारी सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं हो सकती थी। शेष 10% गैर सरकारी सदस्य होते थे जिन्हें गवर्नर मनोनीत करता था। इस प्रकार विधानसभाओं का जो स्वरूप है वो अधिक लोकतंत्रात्मक बनाया गया। उनमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया और उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। तो इस प्रकार से प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया और जहाँ संख्या बड़ी थी प्रांतों की वहाँ अधिक से अधिक 140 और कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई, जिनमें से 80% जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होते थे और सरकारी सदस्यों की जो संख्या है वो 20% से अधिक नहीं हो सकती थी। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। यानी 1919 का जो अधिनियम था उसके द्वारा प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय शासन जो है वो पहले की तरह ही केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त अर्थात अनुत्तरदायी रखा गया। यद्यपि व्यवस्थापिका सभा शासन को प्रभावित कर सके, इस उद्देश्य से व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया और उसके अधिकारों में वृद्धि की गई, लेकिन इसके साथ ही गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए जिनका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना कर सकता था। तो इसमें यह था कि प्रांतों में तो आंशिक रूप से 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्र में पहले की तरह ही अनुत्तरदायी शासन है वो बना रहा। अगली जो विशेषता है उसमें केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। यानी जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीय जो सदस्य थे उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। यद्यपि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल जो हैं वो पहले की तरह निरंकुश, स्वेच्छाचारी और शक्तिशाली बने रहे, लेकिन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार अवश्य किए गए। नवीन प्रावधानों के अनुसार अब कार्यकारिणी पर पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिए गए। भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके थे परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य ठहराया गया और तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय लॉ सदस्य नियुक्त किए गए। कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, लेकिन व्यवहार में जिन व्यक्तियों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था वे जनता के प्रतिनिधि न होकर सरकार के जी हुजूर थे और कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्यों को कम महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते थे, इसलिए सुधार का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसमें केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या इसमें वृद्धि की गई। पूर्व जो संख्या संबंधी प्रतिबंध है वो हटा दिए गए थे। भारत के जो उच्च न्यायालय के जो वकील जिन्होंने 10 वर्ष तक अनुभव प्राप्त कर लिया है उनको लॉ मेंबर के योग्य होने के लिए योग्य ठहराया गया। इस प्रकार से जो कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या है उसको भी 1 से बढ़ाकर 3 किया गया। इस प्रकार के परिवर्तन केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में किए गए और भारतीयों की जो संख्या उसमें वृद्धि की गई। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि जो केंद्रीय विधानसभा है उसको द्विसदनात्मक बनाने का निर्णय किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। यानी पहले जो केंद्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुआ करती थी उसको इसके अंतर्गत द्विसदनात्मक बनाया गया और इन दोनों सदनों के नाम, एक का नाम केंद्रीय विधानसभा रखा गया, दूसरे का नाम राज्य परिषद रखा गया। केंद्रीय विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 143 निर्धारित की गई। इनमें से 103 का चुनाव होता था और जो 40 सदस्य हैं वो एक प्रकार से मनोनीत होते थे। मनोनीत सदस्यों में भी 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी सदस्य होते थे। 103 निर्वाचित सदस्यों में 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से, 32 सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से जिसमें से 30 मुसलमान और 2 सिख, तथा 20 विशेष चुनाव क्षेत्रों से जिसमें 7 जमींदार, 9 यूरोपियन और 4 व्यापार मंडलों के द्वारा चुने जाते थे।
राज्य परिषद जो दूसरा सदन रखा गया उसकी सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई। इनमें से 33 का चुनाव होता था और 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। तो एक प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय जो व्यवस्थापिका थी उसको एक सदन से बढ़ाकर द्विसदनात्मक कर केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद रखा गया। प्रथम सदन का नाम केंद्रीय विधानसभा और दूसरे सदन का नाम राज्य परिषद रखा गया और उनकी सदस्य संख्या भी निर्धारित की गई, जैसे केंद्रीय विधानसभा की 143 और राज्य परिषद है उसकी सदस्य संख्या 60। अगली जो महत्वपूर्ण विषय के नियंत्रण में कमी आई, मॉन्टेग्यू जो मॉन्टेग्यू रिपोर्ट जो थी उसमें प्रांतों और केंद्रीय शासन के परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए भारत शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में शिथिलता का जो सुझाव दिया गया था उसे इस अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार किया गया। गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, परंतु यह आशा व्यक्त की गई कि समय के साथ साथ यह नियंत्रण कम हो जाएगा। इस संबंध में यह परंपरा विकसित करने का प्रयास किया गया कि यदि किसी विषय के संबंध में गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हों तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह आशा व्यक्त की गई कि प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया गया कि भारत शासन जो है उस पर कुछ मात्रा में गृह सरकार जो है उसके नियंत्रण में कमी की जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया कि जैसे मान लीजिए प्रांतीय शासन में जो हस्तांतरित विषय थे उसमें गृह सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, और जिन विषयों के ऊपर केंद्रीय व्यवस्थापिका और यदि मान लीजिए गवर्नर जनरल दोनों परस्पर सहमत हैं, कोई मतभेद नहीं है, तो ऐसे विषयों के ऊपर भी जो गृह सरकार है उसके नियंत्रण में या वो किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। 1919 का जो अधिनियम था उसमें भारत परिषद में परिवर्तन किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग तो स्वीकार नहीं की गई, लेकिन भारत परिषद के गठन में परिवर्तन किए गए। इनमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य होते थे जो नियुक्ति की तिथि के समय से पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से अधिक पूर्व में न छोड़ा हो। इस परिषद का जो कार्यकाल है वो 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया, लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय बढ़ाकर 1000 पाउंड से 1200 पाउंड कर दी गई और भारतीय सदस्य के लिए 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई। भारत परिषद के कार्य संचालन के नियमों में भी परिवर्तन किए गए। तो 1919 का जो अधिनियम था उसमें भारत परिषद है उसमें कुछ आवश्यक बदलाव किए गए थे। यद्यपि भारतीय जो जनता है वो लंबे समय से भारत परिषद जो है उसमें उसके समाप्त करने की मांग कर रही थी, लेकिन इसको समाप्त तो नहीं किया गया। लेकिन इसमें जो सदस्य संख्या है वो न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई और ऐसे सदस्यों को इसमें नियुक्त करने का प्रावधान किया गया जो कम से कम 10 वर्ष से लगातार भारत में निवास करते आ रहे हैं। जो कार्यकाल है वो भी घटाया गया, 7 वर्ष से 5 वर्ष किया गया। आय बढ़ाई गई, 1000 पाउंड से 1200 पाउंड की गई। भारतीय सदस्य हैं उनके लिए भी अतिरिक्त जो भत्ता है 600 पाउंड उसकी व्यवस्था की गई। इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ भारत परिषद में कुछ आवश्यक बदलाव या परिवर्तन किए गए। केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण की उस नीति को समाप्त किया गया जो लॉर्ड कर्जन के समय से चली आ रही थी। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों को विकेंद्रित कर दिया गया, अर्थात उन्हें केंद्र सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। प्रांतों को पहली बार ऋण लेने और कर लगाने का अधिकार दिया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से की गई विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को ही एक प्रकार से पूरा किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीयकरण से विकेंद्रीकरण को अपनाया गया।
यानी कुछ विषय हैं उनको केंद्र के नियंत्रण से हटाकर प्रांतों की सरकारों को दिया गया, जैसे मान लीजिए कर लगाना, ऋण लेना। इस प्रकार के अधिकार जो हैं वो प्रांतों की जो कार्यकारिणी परिषद थी या जो प्रांत थे उनको दिए गए। शक्तियों का विभाजन किया गया। अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन किया गया। वे विषय जो लगभग संपूर्ण भारत या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे वो केंद्र के अधीन रखे गए। जो विषय प्रांतीय हितों से विशेष संबंध रखते थे वो प्रांतों के अधीन रखे गए। केंद्र के अधिकार के विषयों में वैदेशिक विषय, सेना, रेल, डाक, तार, आयकर, मुद्रा, टंकन, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी, महसूल, दीवानी और फौजदारी कानून रखे गए, जिनके ऊपर केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती थी। प्रांतीय क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा, सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व कर, कृषि, जंगल, जेल, पुलिस और न्याय व्यवस्था का कुछ भाग रखा गया। इस प्रकार प्रांतीय विषयों पर प्रशासन एवं व्यवस्थापन प्रांतों को सौंप दिया गया। अगली जो विशेषता है उसमें है निर्वाचन तथा मताधिकार। यानी इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात किया गया, मताधिकार को बढ़ाया गया। नवीन निर्वाचन नियम और पद्धति के अनुसार भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचनों की निंदा की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में न केवल मुसलमानों के लिए इस पद्धति को बनाए रखा गया, वरन इस पद्धति को पंजाब में सिखों के लिए, 3 प्रांतों को छोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियनों के लिए, 2 प्रांतों में आंग्ल भारतीयों के लिए और 1 प्रांत में भारतीय ईसाइयों के लिए लागू कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि निर्वाचन तथा जो मताधिकार पद्धति है उसके अंतर्गत भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया और सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है वो ज्यों की त्यों बनी रही। सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है 1919 के अधिनियम की वो ये है कि इस अधिनियम के अंतर्गत नरेश मंडल की स्थापना की गई। यानी मोंटेग्यू मोंटेग्यू जो रिपोर्ट थी उसमें देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नरेश मंडल के निर्माण का सुझाव दिया गया था। इसी की अनुपालना में 8 फरवरी सन 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। इस मंडल की कुल सदस्य संख्या 121 थी, जिसमें 109 तो अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस मंडल का जो प्रधान है वो वायसराय था और मंडल वास्तव में एक परामर्शदात्री सभा के समान था। तो इस अधिनियम के द्वारा नरेश मंडल की स्थापना की गई। 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। इसकी सदस्य संख्या वो 121 रखी गई। 109 अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के राजा थे, प्रतिनिधि थे। 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस मंडल का जो प्रधान है वो वायसराय हुआ करता था और एक प्रकार से यह एक परामर्शदात्री सभा के समान थी। संक्रमणकालीन उपायों का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। 1919 का जो अधिनियम है वो स्पष्ट एक प्रयोग व संक्रमणकालीन उपाय था। यह केवल एक अल्पकालीन उपाय था। इसके अनुसार जैसा कि लॉर्ड मेस्टन ने कहा था, स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ हाथ मिलाकर चलने के को बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेला चलने में विश्वास योग्य न हो जाए। इसी प्रकार ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए स्वयं मिस्टर मॉन्टेग्यू ने कहा था कि यह तो अंतरकालीन उपाय हैं। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच एक प्रकार का पुल है। अधिनियम की संक्रमणकालीनता इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि अधिनियम के द्वारा 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जो मोंटफोर्ड सुधारों की योजना के अधीन की गई उन्नति का अध्ययन कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उचित कदमों को निर्देशित करेगा। तो ये आज हमने 1919 का जो अधिनियम है इसकी प्रमुख का मूल्यांकन करें तो इसमें हम देखते हैं कि 1919 का जो अधिनियम है
के द्वारा केंद्रीय सरकार यानी भारत सरकार के ढांचे में कुछ परिवर्तन तो किए गए, लेकिन ये परिवर्तन ऐसे नहीं थे जिनसे केंद्रीय सरकार के मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन नजर आए। केंद्र में पहले के ही समान अनुत्तरदायी शासन है वो बना रहा। गवर्नर जनरल को पहले के समान ही स्वेच्छाचारी और निरंकुश स्थिति प्राप्त रही। कार्यकारिणी परिषद के गठन में कुछ परिवर्तन करते हुए इस परिषद में भारतीयों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसी प्रकार केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार कर उसे अधिक प्रतिनिध्यात्मक बनाया गया और उसे शासन पर प्रभाव डालने के अधिक अवसर प्रदान किए गए। केंद्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, जिसको दो सदन यानी राज्य परिषद और विधानसभा रखा गया। इस अधिनियम द्वारा अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय शासनों के जो क्षेत्र हैं उनमें किए गए। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 1919 का जो अधिनियम है उसके बारे में, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में, उसका मूल्यांकन और आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम 1919 का अधिनियम में जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी उसमें द्वैध शासन का अर्थ, उसकी प्रमुख विशेषताएं और वो क्यों सक्सेस नहीं हुआ, द्वैध शासन असफलता के क्या कारण थे, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।